ठीक है, तो आज हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे और वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस यही दो टॉपिक रह गए थे इम्यूनोलॉजी के। ओके, सो व्हाट इज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी? किस चीज से रिलेटेड है? मैम वैक्सीन से रिलेटेड है। ओके। ओके, सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब इस मोनोक्लोनल का मतलब क्या है कि किसी एक स्पेसिफिक एपिटोप के लिए होगा। ठीक है, ओके, कि मतलब जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, एंटीबॉडी किससे प्रोड्यूस होती है? बी सेल से। तो किसी बी सेल से जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, वो जो है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एपिटोप के लिए होगी, किसी सिंगल एपिटोप के लिए होगी। ओके, और जो ये एंटीबॉडीज डिराइव्ड होती है वो एक सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल से डिराइव्ड होती है। ठीक है, तो मोनोक्लोनल जानने के लिए पहले हम पॉलीक्लोनल पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती है कि मल्टीपल एपिटोप्स के लिए जो एंटीबॉडी जो है रिलीज मतलब रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, तो वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होंगी। ठीक, सपोज कोई रैट है। ठीक, इसको हमने किसी एंटीजन से एक्सपोजर कराया। ठीक है, अब इस एंटीजन पर मल्टीपल एपिटोप्स प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना? कोई समझ लिए सरफेस पे है, अंदर है, ठीक, बाहर है, तो इस पर मल्टीपल एपिटोप्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो इसके लिए जब रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो इसमें हर एक एपिटोप के लिए बी सेल जनरेट होंगी। ठीक है, तो सपोज कोई ये बी क्लोन वाली, इस ब्लू एपिटोप के लिए सपोज कोई एंटीबॉडी जनरेट हुई, देन ग्रीन वाले एपिटोप के लिए कोई एंटीबॉडी जनरेट हुई, देन रेड वाले एपिटोप के लिए पहले बी सेल का क्लोन बनेगा, देन वो एंटीबॉडी जनरेट करेगी। ठीक है, देन बी सेल प्रोड्यूस हुई, देन रेड एपिटोप के लिए एंटीबॉडी जनरेट हुई। ठीक, इसी तरह अलग अलग एपिटोप के लिए अलग अलग डिफरेंट क्लोन ऑफ बी सेल्स बनेंगे और वो डिफरेंट एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मल्टीपल एपिटोप के लिए आपकी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जनरेट हुई है। ठीक, और सपोज अगर इसमें से ये वाला बी सेल उठा करके इसको फर्दर प्रोपोगेट कराया जाए, तो अब इसमें हमें सिर्फ ब्लू वाले एपिटोप के लिए एंटीबॉडीज मिलेंगी, है ना? तो ये हमारा क्या हो गया, ये मोनोक्लोनल हो गया, कि हमने एक सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल से हमने फर्दर एंटीबॉडीज जनरेट कराई हैं जो किसी एक सिंगल स्पेसिफिक एपिटोप के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? क्लियर है? यस मैम। ओके मैम, ठीक है, तो ये हो गया पॉलीक्लोनल आपका। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए क्या करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो सपोज देयर इज अ रैट। ओके, इसे हमने कोई एक पर्टिकुलर एंटीजन दिया। ठीक है, नाउ अब इसकी जो बी सेल्स होंगी, आइसोलेट करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में। ठीक है, नाउ ये जो बी सेल होंगी, इन बी सेल के पास कुछ प्रॉपर्टीज होगी। वो प्रॉपर्टीज क्या होगी कि दिस विल बी HGPRT पॉजिटिव, दिस विल बी मॉर्टल। मॉर्टल मतलब कि वो कुछ टाइम बाद डेड हो जाएंगे, है ना, नॉर्मल जो सेल्स होती है। एंड इट विल
ऑल्सो थाइमिडीन काइनेज पॉजिटिव। ठीक है, इधर हम माइलोमा सेल्स लेंगे। माइलोमा सेल्स के पास भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, एक ये कि इट विल बी HGPRT नेगेटिव। ये नेगेटिव क्यों कर रहे हैं? इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड कि ये HGPRT नेगेटिव हो। एंड दूसरा इट शुड बी TK नेगेटिव, थाइमिडीन काइनेज नेगेटिव, एंड इट इज इमॉर्टल। ठीक है, माइलोमा सेल के, कैंसरस सेल के इमॉर्टल नेचर होने की वजह से ही हमने माइलोमा सेल चूज किया है। ठीक है, तो now we will fuse these two types of cell. First one, that is B cell, a single clone of B cell and myeloma cells. ठीक है, इनको फ्यूज किससे कराएंगे? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक, इसे PEG भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, कहीं पर कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक, तो नाउ वी हैव दिस सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल एंड वी हैव दिस माइलोमा सेल्स। ओके, नाउ अब यहाँ पर फ्यूजन होगा। ठीक, पैक से, ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल में फ्यूज कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हेट्रोक्रेयॉन्स। ठीक, हेट्रोक्रेयॉन्स का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट सेल, क्योंकि इसमें दो न्यूक्लियाई होगा, एक इसका एक इसका, दोनों आपस में फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, दिस फ्यूज्ड। ओके, अब इस पॉलीएथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से यहाँ पर फ्यूजन होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या? HAT सिलेक्शन। हैट सिलेक्शन का मतलब क्या है कि इसमें हैट सिलेक्शन में इट इज अ मीडिया जिसमें कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रही हूँ। ठीक, हाइपोजेंथीन, अमाइनोपेट्रिन एंड थाइमिडीन। ठीक है, मतलब इस हैट सिलेक्शन के मीडिया में क्या है, ये तीनों मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक, अब क्या होगा, क्योंकि देखिए आपकी जो माइलोमा सेल्स है ये टीके नेगेटिव है और HGPRT भी नेगेटिव है। HGPRT का फुल फॉर्म होता है हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। ओके, तो आपकी जो माइलोमा सेल्स है इट इज HGPRT नेगेटिव एंड टीके नेगेटिव एज वेल। और जो आपकी बी सेल है इट इज HGPRT पॉजिटिव एंड टीके पॉजिटिव। तो हेड सिलेक्शन में क्या होगा कि जो आपकी जो फ्यूज्ड सेल है ओनली दिस विल सर्वाइव। तीन कंडीशन बनेगी यहाँ पर, जब हेट्रोक्रेयॉन्स बनेंगे तो तीन कंडीशन बनेगी। एक ये कि आपकी कुछ बी सेल ही आपस में फ्यूज हो गई होंगी, ये बी सेल है, दो आपस में फ्यूज हो गई। दूसरा, कुछ बी सेल और कुछ माइलोमा सेल्स आपस में फ्यूज हुई होंगी, और कुछ माइलोमा सेल्स ही आपस में फ्यूज हुई होंगी। ठीक है, ये तीन कंडीशन होंगी। तो हेड सिलेक्शन में क्या होगा कि ओनली जो आपकी फ्यूज्ड सेल होगी दैट इज माइलोमा प्लस बी सेल जो फ्यूज होंगे सिर्फ वही सरवाइव करेंगे। बाकी ये सेल, दिस विल नॉट सरवाइव एंड दिस विल ऑल्सो नॉट सरवाइव। ठीक है, और ये भी जो सिंगल जो अनफ्यूज बचे होंगे ये भी सरवाइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगा कि आपके जो है रैट को कुछ एंटीजन दिया गया, उसके स्प्लीन से हमने बी सेल आइसोलेट किया, उस बी सेल में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज थी, these HGPRT positive, they were mortal and it was TK positive also. माइलोमा सेल्स में क्या था कि ये TK एंड HGPRT नेगेटिव थे बट दे वर इमॉर्टल। ठीक, देन नेक्स्ट स्टेप हमने दोनों सेल को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल में फ्यूज कराया
उसमें हेट्रोक्रायॉन्स बने, हेट्रोक्रायॉन्स मतलब 2 न्यूक्लियस थे एक में ही, ठीक। नाउ फर्दर हेड सिलेक्शन, हेड सिलेक्शन में क्या हुआ कि आपके जो माइलोमा और बी सेल जो फ्यूज्ड हुई थी सिर्फ वही सर्वाइव की हैं, ठीक। अब वो क्यों सर्वाइव की है वो मैं बता देती हूँ कि क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल साइकिल में, सेल साइकिल के कितने फेजेस होते हैं सेल साइकिल के? कौन कौन से फेज होते हैं सेल साइकिल के? 4। कौन कौन से? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। नहीं, ये आप एम फेज के 4 वो फेजेस बता रहे हैं। उससे पहले आपके इंटरफेज आता है ना? तो उसका क्या यस होता है? मैम। G1 S एस, G2 G2, M, M। ठीक। न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस किस में होता है? एस फेज में एस सिंथेसिस, फेज। एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस। तो एस फेज में आपके न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है, ठीक। अब इस सिंथेसिस के लिए भी आपने शायद पढ़ा होगा पाथवे की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए डी नोवो पाथवे एंड सैल्वेज पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। डी नोवो में there is a molecule called tetrahydrofolate is required for synthesis of amino nucleic acid, and salvage pathway में HGPRT is required for synthesis of nucleic acid, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा जो हमारी माइलोमा सेल है वो HGPRT नेगेटिव है। HGPRT नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि उनमें HGPRT प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या सैल्वेज पाथवे को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगी, ठीक, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। सिर्फ डी नोवो को यूटिलाइज कर सकती है। बट क्या किया है हमने, देखिए हैट मीडिया में ये अमाइनोपेट्रिन ऐड हुआ है, ठीक। इस अमाइनोपेट्रिन का रोल यहाँ पर आता है कि डी नोवो पाथवे में अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए टेट्राहाइड्रोफोलेट का बनना जरूरी है, ठीक। और ये किससे बनता है? टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है आपका डाईहाइड्रोफोलेट से, ठीक है। यहाँ पर एक एंजाइम यूज होता है दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट होगा तभी आपका डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होगा, देन फर्दर आपका न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होगा। तो ये जो अमाइनो पेट्रिन है दिस इनहिबिट्स दिस डाईहाइड्रोफोलेट, ठीक है। अमाइनो पेट्रिन जो है इनहिबिट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक। तो ये अमाइनो पैटर्न है जो कि डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इट इज एन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट टू टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। तो अमाइनो पैटर्न क्योंकि ये हैट मीडिया में प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, ना तो बी सेल ना ही माइलोमा सेल कोई भी डी नोवो पाथवे को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना, अमाइनो पैटर्न के प्रेजेंस की वजह से। और माइलोमा सेल्स तो सैल्वेज पाथवे को भी नहीं यूटिलाइज कर पाएगा क्योंकि उसके पास HGPRT ही नहीं है। बट बी सेल्स हैं के पास है, तो जो फ्यूज्ड सेल्स होगी, फ्यूज्ड माइलोमा और बी सेल्स होंगी, सिर्फ वही हैट मीडिया में सरवाइव करेंगे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास यहाँ पर आएगा सेल, दिस माइलोमा प्लस बी सेल, नॉर्मल बी सेल, ठीक है। सो इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, बाकी भी जो बाकी बी सेल थे वो भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, बट दे विल नॉट बी इमॉर्टल, दे विल बी मॉर्टल। मतलब कुछ टाइम बाद उनका जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो दे विल डाई। तो हमें ज्यादा अमाउंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमें उन्हें इमॉर्टल बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने माइलोमा सेल के साथ उन्हें फ्यूज किया, ठीक है। नाउ दिस फ्यूज सेल विल गिव एंटीबॉडी, ठीक है। एंड विच एंटीबॉडी? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एपिटोप के लिए हमने जनरेट कराया है। ओके, क्लियर है? ओके, सो हैट सिलेक्शन में क्या होता है? हैट सिलेक्शन में मीडिया होता है जिसमें आपके these ये 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हाइपोजेंथीन, अमाइनोपेट्रिन एंड थाइमिडीन, ठीक है। सो हैट सिलेक्शन में पर्टिकुलरली होता क्या है कि जो आपकी
फ्यूज्ड सेल होंगी, फ्यूज्ड माइलोमा और नॉर्मल बी सेल होंगी, सिर्फ वही सरवाइव करेगी। अब वो सिर्फ वही क्यों सरवाइव करेगी, उसका रीजन ये है कि जो हैड सिलेक्शन में दिस अमाइनो पैटर्न, इसका रोल यहाँ पे ये आता है कि ड्यूरिंग सेल साइकिल एस फेज में जो आपके न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है, तो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस दो पाथवे से होता है, एक डी नोवो, दूसरा सैल्वेज। ठीक है, क्योंकि मीडिया में अमाइनो पैटर्न प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज में कन्वर्ट नहीं होने देगा, क्योंकि ये डाईहाइड्रोफोलेट, सॉरी रॉन्ग हो गया, डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं होने देगा, क्योंकि ये डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो कि रिक्वायर्ड है फॉर कन्वर्जन, उसको इनहिबिट करता है। ठीक, तो डी नोवो पाथवे कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई इधर माइलोमा सेल और बी सेल। ठीक है, एंड सैल्वेज पाथवे के केस में क्या होता है कि क्योंकि आपका माइलोमा सेल एचजीपीआरटी नेगेटिव है, तो वो सैल्वेज पाथवे भी यूटिलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि सैल्वेज पाथवे को यूटिलाइज करने के लिए एचजीपीआरटी पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक, तो आपकी जो फ्यूज्ड बी सेल होंगी, फ्यूज्ड बी सेल एंड माइलोमा सेल होंगी, सिर्फ वही मीडिया में सरवाइव करेंगी और उनसे हमें फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिलेंगी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ। मैम तो सिर्फ जो सिंगल बी सेल है और जो बी सेल आपस में वो हो गई थी, मिल गई थी, हम्म। वो तो सरवाइव कर सकती है ना? हाँ, वो सरवाइव करेंगे, पर उनका लाइफ स्पैन, हमने देखिए माइलोमा सेल क्यों यूज किया, उनको इमॉर्टल बनाने के लिए, जिससे हमें लार्ज क्वांटिटी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज मिल सके, है ना। उनका एक कोई भी सेल का एक डिफाइंड लाइफ स्पैन होगा ना, तो वो कुछ टाइम बाद सरवाइव नहीं करेंगे। ओके मैम। ओके, सो यहाँ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यहीं पर ही, मतलब इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज है वो बता दे रही हूँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। अभी तक क्लियर भी होगा कि पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज में क्या होता है कि देयर आर मेनी बी सेल क्लोन। ठीक है, ठीक है, पॉलीक्लोनल में क्या होता है कि मेनी बी सेल क्लोन्स, ठीक है, बहुत सारे बी सेल के क्लोन होते हैं। और मोनोक्लोनल में क्या होता है, सिंगल होता है। ठीक है, पॉलीक्लोनल में मल्टीपल एपिटोप के लिए एंटीबॉडीज जनरेट होंगी। ठीक है, और मोनोक्लोनल में क्या होगा, सिंगल एपिटोप के लिए एंटीबॉडीज जनरेट होंगी। ठीक है, मल्टी एपिटोप का मतलब क्या है कि डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडीज हो सकती हैं, है ना, डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडीज जनरेट होंगी। और मोनोक्लोनल में क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल क्लास ऑफ एंटीबॉडी जनरेट होती है। ओके, और पॉलीक्लोनल में क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज है कि ये दिस कैन शो क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी मतलब कि क्योंकि वो पॉलीक्लोनल है, उसका एफिनिटी मल्टीपल एपिटोप से है, तो वो एक एपिटोप से ना बाइंड करके दूसरे एपिटोप से भी जाकर के बाइंड कर सकता है। तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कैन शो क्रॉस रिएक्टिविटी, बट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं शो करेगी या बहुत कम शो करेगी। ओके, ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बीच में। नेक्स्ट आता है हमारा वैक्सीन। ठीक, तो जो प्राइमरी रोल है for vaccine is to provide protective immunity by inducing a memory response to an infectious microorganism using a non-toxic antigen preparation. Okay, it is an important to produce immunity of an appropriate kind, that is antibody or a cellular immunity. ठीक है, एंटीबॉडीज में पढ़ा चुकी हूँ पहले। ठीक, सेल मीडिएटेड में आपको पता है टी सेल, मैक्रोफेजेस, ये सारे होते हैं। एंटीबॉडीज आपके बी सेल से मिलती हैं। ठीक है, अब इम्यूनाइजेशन दो तरह का होता है, एक
पैसिव, दूसरा एक्टिव। पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एनी आइडिया? मैम जिसे बाहर से मतलब प्रोवाइड करना पड़े। हाँ, कि हमने किसी एक पर्सन से सीरम निकाल के, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में आई गेस मैंने पढ़ा था ये, कि एक पर्सन से आपने एंटीबॉडीज निकाली, उसको हमने दूसरे पर्सन में डाल दिया, तो वो क्या था, वो उसके खुद की बॉडी के सेल्स नहीं जनरेट किया है, हमें कहीं और से मिल रहा है, तो दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या का क्या मतलब है, कि हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर किया, और उसके बाद फिर उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज या फिर जो भी सेलुलर रिस्पॉन्स आ रहा है, वो हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन होगा। ठीक है। फिर आता है आपका सिस्टमिक, ये कुछ टर्म्स हैं, मैंने कहा इन केस कहीं एग्जाम में पूछे तो इस वजह से यहाँ पर मैंने करा दिया है इसको। सिस्टमिक इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एट प्रेजेंट नॉर्मल रूट क्या होता है कि हमें सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के अंदर या फिर इंट्रामस्कुलर जो वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, दैट इज सिस्टमिक इम्यूनाइजेशन। ठीक है। और म्यूकोसल में क्या होता है कि जो हमें ओरल इम्यूनाइजेशन कराया जाता है, दैट इज म्यूकोसल। जैसे पोलियो में याद है ना, बचपन में जो है ड्रॉप वाइज जो है दवाई हमें पिलाई जाती थी, दैट इज म्यूकोसल इम्यूनाइजेशन, क्योंकि वो म्यूकस के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है ना। यस मैम। इसे एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, नाउ टाइप ऑफ एंटीजेंस, ये भी पढ़ने वाला ही है, सिर्फ लर्न करने वाला है कि कितने अलग अलग टाइप के एंटीजेंस यूज किए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। तो ये भी आपका याद करने वाला है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हालांकि ज्यादा इससे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, पर इन केस आपको याद होना चाहिए कि मतलब सपोज अगर होल किल्ड ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं, ठीक, तो रेबीज, पोलियो, ठीक, इन्फ्लुएंजा, तो ये सारा है। लाइव एटेन्यूएटेड, तो इसमें आपका मिसल, मम्स, रुबेला, ठीक, पोलियो का भी है, येलो फीवर, तो ये सारे कैटेगरीज हैं वायरस और बैक्टीरियल डिसीज के लिए। ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, गो थ्रू हो जाएगा इससे। ये भी चार्ट है सेम, लाइव एटेन्यूएटेड कौन से डिसीजेस के लिए वैक्सीन है, ये याद करना ज्यादा इजी होगा। ठीक, उसका एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, डिसएडवांटेज क्या होगा कि लाइव है तो उसका रिवर्ट बैक आने का भी मतलब कुछ चांसेस, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कुछ म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है कि वो वापस से वो डिसीज कंडीशन देने लगे, है ना। इनएक्टिवेटेड में क्या है कि इसका एडवांटेज क्या है, इट इज सेफ बट वीक इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, तो क्या होगा, हमें बूस्टर डोज लेना पड़ेगा, है ना, इसलिए। तो जैसे कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, प्लेग, पोलियो, रेबीज, इन सब के लिए इनएक्टिवेटेड वायरस सॉरी वैक्सीन यूज किए जाते हैं। ठीक, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके ये कुछ टॉक्सॉइड सब यूनिट एंड कॉन्जुगेट। ठीक, इनके दीज डिसीजेस। एडवांटेज टॉक्सॉइड का क्या है, इम्यून सिस्टम बिकम प्राइम टू रिकॉग्नाइज बैक्टीरियल टॉक्सिन। सब यूनिट में दिस हेपेटाइटिस बी, pertussis, स्ट्रेप्टोकोलोनल निमोनिया। एडवांटेज क्या है, स्पेसिफिक एंटीजन लोअर द चांस ऑफ एडवर्स रिएक्शन। सब यूनिट अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे। ठीक, डिसएडवांटेज डिफिकल्टी टू डेवलप। कॉन्जुगेट में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, निमोनिया। ठीक, इसका एडवांटेज है कि प्राइम इन्फेंट इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज सर्टेन बैक्टीरिया। ठीक, सब यूनिट और कॉन्जुगेट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, एंड दिस डीएनए एंड रिकॉम्बिनेंट, इसके अब आ चुके हैं वैक्सीन हमारे कोविड की वजह से। ठीक, तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, सिर्फ याद करने वाला है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, इस वजह से मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ओके मैम। हाँ, तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है। कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या किया है इन्होंने कि बैक्टीरिया का जो सेल सरफेस पॉलीसेक्राइड है उसे लिया है, मतलब बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसेक्राइड की कोटिंग होती है, तो दे हैव टेकन दिस पॉलीसेक्राइड और इसके साथ जो है एक टॉक्सॉइड ऐड किया है। ये टॉक्सॉइड क्या है,
कि वो पर्टिकुलर किसी डिसीज को कॉज करता होगा, या फिर मतलब डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया से ये टॉक्सोइड जो है लिया गया है, ठीक। देन इसको आपस में लिंक करके जो है वैक्सीन का फॉर्मेशन करते हैं, दिस इज कॉन्जुगेट वैक्सीन। ओके, कॉन्जुगेट वैक्सीन कहाँ यूज हो रहा था? अच्छा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए। एडजुवेंट यूज होता है वैक्सीन में, एडजुवेंट में पहले पढ़ा चुकी हूँ, बस मैंने ऐसे इसको स्लाइड एक डाल दी है कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा। दो न्यू एडजुवेंट हैं, M559, इट इज एन ऑयल इन वाटर इमल्शन बेस्ड, ठीक। दूसरा है AS04, ठीक। इट इज एलम प्लस TLR4 एगोनिस्ट, ठीक। TLR4 आपको मैंने उसमें पढ़ाया था ये, हाँ, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर में पढ़ाया हुआ था ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन केस कभी पूछ लिया जाए। और दूसरा MF59, इट इज एन ऑयल इन वाटर इमल्शन एडजुवेंट। तो ये सारी बच्चे इसमें री लर्न करने वाली ही चीजें हैं। क्वेश्चन आपका अभी तक सिर्फ एडजुवेंट से ही पूछा गया है कि एडजुवेंट का क्या रोल होता है, ठीक। कैसे वो एडजुवेंट क्या करता है, मैंने बताया था पहले कि इट इंक्रीज द परसिस्टेंस ऑफ द एंटीजन, मतलब एंटीजन इन द सेंस कि आपका जो वैक्सीन है, ठीक है, उसका परसिस्टेंस जो है वो लॉन्ग कर देता है बाई स्लो एंड स्टेडी रिलीज। तो वही क्वेश्चन आया हुआ था एडजुवेंट से, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इनके इसका भी पूछे वापस से। बाकी आप ये सारे डिसीज, कौन से डिसीज के लिए कौन से टाइप का वैक्सीन यूज होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो कोई कोई कंफ्यूजन? नो मैम। मैम ये स्लाइड प्रोवाइड मतलब होगी PDF फॉर्म हाँ, में? हाँ, PDF फॉर्म में भी, मतलब हाँ दे देंगे हम, प्रोवाइड करा देंगे सर, नवीन सर। ओके। हाँ, क्योंकि इसमें सारा रिटर्न है, तो हाँ प्रोवाइड करा देंगे हम ये PDF भी, और लेक्चर तो अपलोड हो ही जाएगा। तो यही इतना था, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और सारी याद करने वाली चीजें हैं, यहाँ पर भी याद ही करने का था, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कौन इनिबिट कर रहा है। और एक चीज और कि जिस अमाइनोपेट्रिन की जगह एक और मेडिसिन है, दैट इज मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो ये भी यूज होता है अमाइनोपेट्रिन की जगह पे। तो दिस ऑल्सो इनिबिट्स दिस डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है।